जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान को कोई हाथ नहीं लगाने वाला। बटेंगे कटेंगे के नारे का आपने खुल के विरोध किया है, लेकिन कल भी योगी जी यहाँ थे, उन्होंने फिर ये नारा दिया है कि कटेंगे तो बटेंगे, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाएगा। वो महाराष्ट्र के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। क्या ये अजीत पवार के लिए एक डू और डाई इलेक्शन है? ऐसा नहीं होता कभी डू और डाई। आदाब, नमस्कार। वीओ इंडिया में आपका स्वागत और इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम महाराष्ट्र के बारामती ज़िले में हैं। बारामती को पवार फैमिली का बैस्टियन कहा जाता है। अब पवार परिवार ही बिखर गया है और पवार परिवार के बिखरने के बाद जनता किसके साथ है, इसका फैसला इस विधानसभा चुनाव में होना है। लोकसभा चुनाव में जो अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ, उस चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के बीच लड़ाई हुई। बारामती उसका बैटल ग्राउंड था। यहाँ से अजीत पवार ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, तो वहाँ से शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले, दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई और सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की पत्नी को हरा दिया। यानी राउंड 1 में बारामती की जनता ने शरद पवार के परिवार को चुना। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जो हुआ, उसके बाद क्या विधानसभा चुनाव में वही मोमेंटम रहेगा? बारामती में इस बार भी अजीत पवार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने पवार परिवार के ही रोहित पवार चुनाव लड़ रहे हैं। और रोहित पवार अजीत पवार के भतीजे हैं, नेफ्यू हैं, यानी चाचा भतीजे की लड़ाई है, पवार वर्सेस पवार। आपको बताएं, अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी थी और एनसीपी, जिसके प्रमुख शरद पवार थे, उसे 40 एमएलए तोड़ लिए और विधानसभा स्पीकर ने और कोर्ट से भी जो पार्टी और उसका सिंबल अजीत पवार को ही मिल गया। मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, एक डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और दूसरे डिप्यूटी सीएम अजीत पवार बने। अब महायुति में ये लोग साथ लड़ रहे हैं। मुकाबला महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से है। हमने अजीत पवार से बात की है, तमाम सवाल पूछे हैं और जानना चाहा है कि अजीत पवार की तैयारी कैसी है और कैसे अपना गढ़ भी बचाएंगे और साथ में महायुति की सरकार बनाने की क्या तरकीबें वो कर रहे हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम अजीत पवार सर हैं, एनसीपी के प्रमुख हैं और चुनावी मैदान में हैं। दादा, कैसी तैयारी चल रही है? खूब ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा है। सुबह 5:30 बजे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी हेक्टिक है स्केड्यूल आपका। कैसी तैयारी चल रही है? क्या हुआ है, अभी खाली 3 दिन बाकी है, तो जब आखिरी दिन आते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे कैंडिडेट भी बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ रैली होनी चाहिए। फिर आप जैसे लोगों के साथ भी सौरभ जी टाइम देना पड़ता है, तो ये सब करने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है और देर तक ये सब चलता है। लेकिन आदत हुई है, क्योंकि आज ही मैं ये नहीं कर रहा हूँ। करीबन मैंने 33 साल हो गए मैंने शुरुआत की थी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते, तो तब से ये सिलसिला चालू है। क्या आज नहीं है, एक है इस चुनाव के वक्त हमारे ऊपर पार्टी के लोगों ने, हमारे सब नेताओं ने ज़्यादा जिम्मेवारी डाली है। हम पार्टी के प्रमुख के नाते वो जिम्मेदारी निभाने की पूरी मेरी कोशिश है। एनसीपी आप लीड कर रहे हैं, लोकसभा के नतीजे आप लोगों के फेवर में नहीं रहे, महायुति के फेवर में नहीं रहे। आप लोगों ने लोकसभा से विधानसभा चुनाव में क्या चीज़ें ऐसे करी हैं जो आपको लगता है कि कुछ कमियां थीं, कुछ गलतियां थीं, जो आपने सुधारा है? खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था, दलित कंसोलिडेशन, मुस्लिम कंसोलिडेशन, ये सब कुछ आपके फेवर में नहीं रहा। तो विधानसभा चुनाव में आपने क्या सीख लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? लोकसभा के चुनाव के वक्त 0.6% वोट हमें कम मिले, तो भी हमारे बहुत से सीटें गिरी। खाली डिफरेंस था 0.6%। लेकिन ठीक है, जब हम लोग डेमोक्रेसी में काम करते हैं तो ये सब सबके सामने आपको जाना ही पड़ता है। तब हमारे महाराष्ट्र में प्याज एक्सपोर्ट बंद था। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में था। प्याज के किसान महाराष्ट्र में ज़्यादा है
हमारे यहाँ 6-7 डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत है। नासिक, अहमदनगर, अभी अहिल्यानगर नाम हुआ है, फिर पुणे, सतारा, सोलापुर, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा प्याज उगाने वाले हमारे फार्मर्स हैं। और वो फार्मर्स बहुत परेशान थे क्योंकि एक्सपोर्ट बंद होने के कारण रेट बहुत नीचे आए थे। अभी ये हमने सुधारा है, एक्सपोर्ट चालू किया है, दाम में बहुत अच्छे हमारे फार्मर्स को मिल रहे हैं और प्याज के फार्मर्स तो अब नाराज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने फेक नैरेटिव सेट किया, संविधान बदलने वाले हैं, फिर रिजर्वेशन निकालेंगे, फिर जो अपनी घटना है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिए उसके बारे में भी कुछ चेंजेस करेंगे। और ये सब करते हुए वो सीए के कानून का चालू था सेंट्रल में, तो उससे ऐसा फेक नैरेटिव सेट किया कि माइनॉरिटी को यहाँ के हटाने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उनको पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए ये कानून ला रहे हैं। ऐसा सब सिचुएशन तैयार की थी। अभी 6 महीने हो गए, उनको समझ में आया है कि संविधान के बारे में ये गवर्नमेंट कोई भी नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है। हमने न्याय देवता के हाथ में एक संविधान दिया है, हमने यानी सेंट्रल ने, उसकी पट्टी थी वो निकाली है। और हमेशा संविधान के बारे में जो भी बातें होती है वो बातें बहुत रिस्पेक्टफुली कर देते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर ने तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ ली, उसमें भी आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले संविधान को दर्शन लिया, सर पे लगाया और फिर बाद में उन्होंने शपथ ली। तो ये फेक नैरेटिव था। सबको पता चला कि रिजर्वेशन का कोई सवाल नहीं, घटना बदलने का कोई सवाल नहीं, लेकिन वो आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। तो अपोजिशन ने बताया कि इनको 275 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के, क्लियर मेजॉरिटी के लिए, थोड़ा और ज़्यादा 300 तो 2 दफ़ा इनको मिली है 2014-2019 को। इनको किस लिए चाहिए? इनको ये सब चेंज करना है। किसी ने माइनॉरिटी को डराने के लिए ऐसा भी फेक नैरेटिव सेट किया कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद खाली हिंदुओं को ही यहाँ वोट डालने का अधिकार रहेगा। ऐसे बहुत कुछ सौरव जी किया और वो पर्कुलेट हुआ नीचे। हम सब बोल रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान को कोई हाथ नहीं लगाने वाला, लेकिन अभी उनको पता चला कि ये अपने को गुमराह करने की कोशिश अपोजिशन वालों ने की। आप कुछ बातें रिपीटेडली बार बार कह रहे हैं। कौन सी? जैसे बटेंगे तो कटेंगे नारे के बारे में आपने विरोध किया है। मैं देख रहा था आपने 10% मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए हैं, 10% महिलाओं को भी भागीदारी दी है। बटेंगे कटेंगे के नारे का आपने खुल के विरोध किया है, लेकिन कल भी योगी जी यहाँ थे, उन्होंने फिर ये नारा दिया है कि कटेंगे तो बटेंगे, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाएगा। तो आप कुछ ना कुछ आप भी फीडबैक देते होंगे ऊपर के, सब मत कहिए। सौरभ जी, हम हमारा काम करते हैं। ये देखो अभी बाकी सभी का जो भी चुनाव के वक्त पब्लिक रैलियाँ ले रहे, उसमें सबने डेवलपमेंट का विषय सबके सामने रखा है। अभी वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। मैंने पहले से सौरभ जी देखा है कि हमारे साउथ में ऐसा नहीं चलता। हमारे महाराष्ट्र से जब शुरुआत हो जाती है तब शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले, इनकी विचारधाराओं के रास्ते से हमारा महाराष्ट्र सालों से आगे जा रहा है। तो ये ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं वो महाराष्ट्र के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। दूसरे बीजेपी के भी कोई लीडरों ने मुझे बताया, किसी ने, मैं तो सुबह से देर तक मेरे
काम में बिजी रहता हूँ। लेकिन किसी ने बताया कि पंकजा मुंडे जी ने भी विरोध किया, अशोक चौहान साहब ने भी विरोध किया, नितिन गडकरी जी ने भी। नितिन गडकरी जी ने विरोध किया। तो ये सब है ना, आखिर कोई लीडर आता है और वो बोल देता है, यानी सबका वही सोच है, ऐसा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको भी जज करते हो कि आप बीजेपी के साथ हैं। जैसे नवाब मलिक साहब को टिकट दिया, हम सब ने देखा, आप बात भी कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल हुई, पूरा खुल के विरोध किया बीजेपी ने उसका, फडणवीस साहब ने विरोध किया। नवाब मलिक साहब को कहते हैं कि इनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, दाऊद से कनेक्शन है, फिर भी आपने अपने कहे अनुसार वो टिकट दिया। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आप जब ऐसी बातें होती हैं? जब तक किसी के ऊपर एलिगेशन होने के बाद वो सिद्ध नहीं होता, तब तक उनको दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है, ऐसा मेरा खुद का कहना है। कल एक इंटरव्यू था देवेंद्र फडणवीस साहब का, आज या कल मैंने देखा एक राष्ट्रीय चैनल में, उनसे पूछा एंकर ने कि अजित पवार साहब कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलेगा, ये महाराष्ट्र में नहीं चलता है। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी अजित पवार साहब जिस विचारधारा से आए हैं, अशोक चौहान साहब जिस विचारधारा से आए हैं, वो अभी कुछ बाकी है। तो ये सूडो सेकुलरिज्म है, ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा, उनका बयान। उन्होंने बताया होगा, वो अलग बताएंगे, उनकी सोच अलग है। मैं सरोज आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मेरे हाथ में 3-4 दिन है, ये ऐसा बोल रहा है, इसके बारे में क्या है, वो ऐसा बोल रहा है, मुझे कुछ उसके बारे में लेना देना नहीं है, मेरा काम चालू है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ये शिव शाहू फुले अम्बेडकर विचारधाराओं से चलने वाला, कल भी था, आज मैं हूँ, आगे भी रहूँगा, ऐसा बार बार बोल रहा हूँ। अभी इतने लोग हैं, इतने लीडर हैं, अभी बहुत से एंकर भी है, बहुत से चैनल भी है, सबका सवाल पूछने का तरीका, इंटरव्यू लेने का तरीका अलग अलग रहता है। हमारा जवाब तो एक ही है, हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं, जाएंगे। आप अपनी, लोग कहते हैं कि भी अजीत पवार साहब की भी एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुई है, और एक इंटरव्यू में आपने भी कहा कि आइडियोलॉजी क्या होती है, सत्ता भी जरूरी है या ना सत्ता वैसा में। नहीं, वैसा नहीं। आप क्या होता है, कुछ एक ही सब क्लियर इंटरव्यू नहीं देखते, कुछ तो एक वर्ड लेते हैं। और आपने ऐसा कहा, ये देखो हमारे महाराष्ट्र में 85 के बाद 85 के बाद इतने साल हो गए, करीबन 40 साल होने के लिए आए, कभी एक पार्टी का गवर्नमेंट नहीं आया, कभी भी एक पार्टी का गवर्नमेंट नहीं आया। खाली महाराष्ट्र ऐसा होगा और ज़्यादा करके केरल होगा, ज़्यादा करके, नहीं तो सभी स्टेट में अकेले पार्टी का गवर्नमेंट रहता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, उसका राज चलता है, गवर्नमेंट चलता है। हमारे यहाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा इतनी मजबूत है कि वो विचारधाराओं के ऊपर चलने वाले लोग यहाँ ज़्यादा है, और हमें भी वो विचारधारा पसंद है, उस विचारधारा से हम आगे जा रहे हैं। लेकिन 2019 में शिवसेना की विचारधारा अलग है, कांग्रेस राष्ट्रवादी की विचारधारा अलग है, तो भी गवर्नमेंट चलाया, 2.5 साल चलाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किया, उसी के ऊपर गवर्नमेंट चलाया। तो आपने सबने देखा, पूरे देश ने देखा। उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, एकनाथ जी शिंदे साहब ने कुछ निर्णय लिया, और फिर बीजेपी शिवसेना का गवर्नमेंट आया, और फिर मैं उनमें शामिल हुआ। ये हमारे महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो विधायक साथी थे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहले तो इस 5 साल में 1.5 साल कोरोना में गया, 1 साल हम अपोजिशन में थे, 2.5 साल इसमें गए, खाली 2.5 साल हम पावर में रहे। तो उसमें जितना भी हो सके उतनी हमारी कोशिश अच्छी तरह से अपने स्टेट को आगे लेके जाने का, और अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है उसमें काम करने का, उसमें डेवलपमेंट करने का, ऐसा हमने काम किया। अब मैं पॉलिटिकल सवालों पर आता हूँ। जो आपका इलाका है, आपके एरिया में ज़्यादातर सीटों में आपका सीधा मुकाबला एनसीपी शरद पवार से है, और वो हर स्पीच में, या उनके लोग, या उनके नेता, चाहे सुप्रिया जी हो, सब हो, वो लोकसभा चुनाव में भी वही नैरेटिव था कि गद्दारी की, हमें धोखा दिया, अभी भी गद्दारी की, हमें धोखा दिया। ये नैरेटिव लोकसभा में कहीं ना कहीं आपके खिलाफ गया।
अभी आप कैसे देख रहे हैं कि आपकी हमने campaign कुछ नहीं strategy किया, में? पार्टी हमारे साथ है, सिंबल हमारे साथ है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में मैटर चालू है, तो भी असेंबली स्पीकर ने हमें पार्टी और सिंबल पार्टी का ये इनका कहना ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे साथ थी, पूरे विधायक हमारे साथ थे, सब विधायकों ने तय किया था और ये सब साहब को बताया था। साहब ने कहा कि ठीक है, आपको सब ऐसे बोलते हैं तो आप करो, लेकिन बाद में वो हुआ नहीं। उसके अलग अलग कारण है, वो बता कर मैं आपका टाइम लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। मुझे उसके बारे में इतना ही कहना है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को रिस्पेक्ट दे जाता है और हमने वैसा कुछ नहीं किया। वो कुछ भी एलिगेशन करे, उसमें कोई तथ्य नहीं है। लोकसभा चुनाव में पवार वर्सेस पवार, आप कहते हैं सुले वर्सेस पवार था, उसमें वो पवार फ्रैक्शन जीता। इस बार फिर आपके सामने आपके नेफ्यू हैं और वो कैंडिडेट, पहले शायद आपका अनाउंसमेंट हुआ, बाद में उन्होंने अनाउंस किया, फिर वही कि आप पहले बाकी जगह भी लड़ना है, फिर फैमिली में भी डिस्प्यूट, इलेक्टोरल डिस्प्यूट, वो भी एक चीज़ है। तो हमने सब सोच कर आगे जा रहे हैं, जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में अभी हम ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी 4 ही दिन बाकी है। वो उनके हिसाब से चलते, मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ। क्या ये अजीत पवार के लिए, वैसे आप आपने बताया कि 33 साल से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, क्या ये अजीत पवार के लिए एक डू और डाई इलेक्शन है? ऐसा नहीं होता कभी डू और डाई। बहुत से आप आज तक हिस्ट्री देखी होगी, देश स्वतंत्र होने के बाद बहुत दफ़ा अप एंड डाउन हर एक के बारे में आए हैं। आपको पता होगा 2019 में यहाँ कांग्रेस का एक एमपी आया था, एक एमपी, और अभी उनके 13 आए हैं। तब बोल रहे थे अभी कांग्रेस का कुछ अच्छा नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई है। वैसे एक ज़माने में बीजेपी के 2 एमपी पूरे देश में आए थे, बाद में उन्होंने गवर्नमेंट लाया, मेजॉरिटी से उन्होंने वाजपेयी के टाइम पे भी सरकार एनडीए का चलाया, और अभी भी मोदी साहब एनडीए का गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ऐसा चलता है, बहुत ज़्यादा सोच। पॉलिटिक्स में कोई तो जीतता है, कोई हार जाता है, लेकिन सबको आगे काम करना ही पड़ता है। नवाब मलिक साहब ने कहा कि कुछ भी हो, किंग मेकर अजीत पवार साहब रहेंगे, हम किंग मेकर रहेंगे। उनका खुद का कहना है। मैंने कहा ना, जितने भी लोग रहते हैं उनका अलग अलग सोच रहती है, वो वही हिसाब से सोचते हैं। लेकिन मैं इतना ही, मेरे आगे टारगेट है कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा, तब हमारे महायुति के 175 से ज़्यादा सीटें कैसे आ सकती है, उसके बारे में हम पूरे काम पे लगे हैं और हम सब उसके लिए रैलियाँ ले रहे, प्रचार कर रहे हैं। जो भी हमारे ऊपर जिम्मेवारी वो निभा रहे हैं। आखिरी सवाल, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछना लाजमी है क्योंकि वो लगातार हेडलाइन और सोशल मीडिया पे विपक्ष ने इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और रोज़ बना रहे हैं। वो जो एक और इंटरव्यू, चूँकि आप बोल रहे हैं कि उन इंटरव्यूज़ में, एक इंटरव्यूज़ में आपने कहा कि 2019 की बैठक में अडानी साहब भी आपके साथ थे, और रोज़, वैसे आपने क्लैरिफिकेशन दिया है, पर रोज़ विपक्ष कह रहा है कि अडानी साहब से ताल्लुक है, मुझे वो सरकार की मीटिंग में क्यों बैठे थे? उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल नहीं थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो नहीं थे। 6-7 जगह मीटिंग अलग अलग टाइम पे हुई, एक गेस्ट हाउस में हुई, वो अडानी जी का गेस्ट हाउस था। बहुत दफ़ा कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, तो कोई ऐसे रिक्वेस्ट करके गेस्ट हाउस यूज़ करते हैं, लेकिन वो एज अ इंडस्ट्रीज के नाते ये मीटिंग में बिल्कुल नहीं थे। वो क्लैरिफाइड। अभी कितने दफ़ा को बताओ, क्या स्टैम्प पे लिख के दूँ? क्योंकि आपने कहा है, ठीक है, ये भी आपने क्लैरिफाई कर दिया। शरद पवार जी से कभी बात होती है होली त्योहार में? भी बिल्कुल नहीं। वो उनके काम में बिजी रहते, मैं मेरे काम में बिजी रहता हूँ। थैंक यू दादा, थैंक यू, आपने टाइम दिया हमें। आपको आगे कैंपेन भी करना है, तो अजीत पवार साहब को सुन ही लिया है आप लोगों ने, और उन्होंने साफ कहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सरकार महायुति की बनेगी। थैंक यू।